स्वागत है आप सभी का दोस्तों माँ शारदा एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग सीडीपी के पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। सीडीपी के पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि दर्शन शास्त्र क्या होता है ना। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को किसने अलग किया, मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार का जो विकास का चरण है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखे हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग मनोवैज्ञानिक, है ना। तो आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। ठीक है। मनोविज्ञान के संप्रदाय ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे जितने भी शिक्षक भर्ती हो रहा है ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग टोटल 9 संप्रदाय पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम लोग कुछ संप्रदाय के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इसमें का जो पहला संप्रदाय है वो है संरचना संरचनावाद संप्रदाय। पहला क्या होता है? संरचनावाद संप्रदाय। तो संरचनावाद जो संप्रदाय होता है, इस संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन 1890 में विलियम वुंड के द्वारा किया गया है, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। पूरा फैक्ट टू फैक्ट है, आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है इसको। ठीक है। तो देखिए संरचनावाद संप्रदाय, तो इस संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो विलियम वुंट है। और 1890 में इस संप्रदाय का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। विलियम वुंट याद होगा, लास्ट क्लास जो लोग देखे हैं, है ना। ये इन्होंने क्या किया था? इनको आधुनिक आधुनिक जो मनोविज्ञान है ना, उसका इसको क्या बोला जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का इसको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फादर, है ना। इनको जनक बोला जाता है। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। एक और मैं बताया था, आधुनिक मनोविज्ञान के एक और जनक है जिनको बोला जाता है विलियम जेम्स, है ना। विलियम जेम्स को अगर हम लोग देखें तो उसको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मुख्य रूप से विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। जबकि जो विलियम वुंट है ना, इनको क्या बोला जाता है? मनोविज्ञान का जनक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। किनको? विलियम वुड को। ठीक है। तो संरचनावाद के अंतर्गत पहला पॉइंट तो यही है। पहला पॉइंट है अपना कि इस संप्रदाय का प्रतिपादन 1890 में किसने किया? विलियम वुड ने किया था। ठीक। फिर है इसका सेकंड पॉइंट। तो इसका सेकंड पॉइंट है, यह मनोविज्ञान प्रथम व प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है। हम लोग और बहुत सारे संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे मनोविज्ञान के, तो उसमें का ये जो संरचनावाद संप्रदाय है, ये पहला संप्रदाय है बोल सकते हैं, या फिर क्या है? प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है। तीसरी अगर हम लोग बात करें तीसरी अगर हम लोग बात करें तो इस संप्रदाय में अंतर्दर्शन विधि को अपनाया गया है। ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय में किस विधि को अपनाया गया है? तो किस विधि को अपनाया गया है? तो अंतर्दर्शन विधि को अपनाया गया है। ठीक है। फिर है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या है भाई? तो संरचनावाद संप्रदाय प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है। पूरा फैक्ट है, हर एक चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ठीक है। किस पर किस शैली पर यह आधारित है? तो यह है प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है। संरचनावाद जो संप्रदाय है वो प्रयोगात्मक शैली पर क्या है? आधारित है। पांचवा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इस संप्रदाय का समर्थन टीचनर या टेचनर, ठीक है, और एडलर और बैडफोर्ड ने किया था। ठीक है। संरचनावाद जो संप्रदाय है इसके समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो टेचनर थे, एडलर थे, और कौन थे? बैडफोर्ड थे। आगे आपको पता चलेगा इस टेचनर के बारे में। ये जो टेचनर होता है ना, ये विलियम वुंड का ही शिष्य होता है ना। और इन्हीं के साथ मिलकर ये क्या करते हैं? प्रयोगशाला का निर्माण करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि उन्होंने क्या किया था? प्रयोगशाला का निर्माण किया था विलियम वुंड ने। तो
अपने शिष्य टेशनर या टिश्नर की सहायता से वो क्या किए थे, उनका अ, उनको बनाए थे, प्रयोगशाला को क्या किए थे, बनाए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग अगर देखें तो संरचनावाद संप्रदाय की जो छठवां पॉइंट है ना, संरचनावाद संप्रदाय की जो प्रबल आलोचना करने वाला कौन है, तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स को क्या बोला जाता है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जब इन्होंने विलियम वुंट ने क्या किया, संरचनावाद संप्रदाय को प्रतिपादित किया तो उनका आलोचना किया गया। तो आलोचना कौन की है भाई, विलियम जेम्स ने की है, और प्रबल आलोचना किया, ठीक है। तो आई होप ये आपको फैक्ट समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि संरचनावाद संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय का प्रतिपादन 1890 में विलियम वुंट ने किया था, ठीक, जो कि जर्मनी के थे। यह मनोविज्ञान प्रथम और क्या था, प्राचीन संप्रदाय के अंतर्गत आता है, ठीक। इस संप्रदाय में किस विधि को अपनाया गया है, तो अंतरदर्शन विधि को अपनाया गया है। अगली बात है कि संरचनावाद संप्रदाय को में प्रयोगात्मक शैली को लिया गया है ना, मतलब ये किस पर आधारित है, तो प्रयोगात्मक शैली पर क्या है, ये आधारित है, ठीक है। और इस संप्रदाय का समर्थन किसने किया, तो टिचनर ने किया, एडलर ने किया और बैकफोर्ड ने किया। और इसका आलोचना किसने किया, तो विलियम जेम्स ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना को माना गया है। देखो भाई, इसका विषय वस्तु क्या है, जो संरचनावाद संप्रदाय है इसके लिए जो विषय वस्तु है वो क्या है, तो चेतना है। इसके प्रमुख विषय वस्तु की अगर बात करें तो चेतना है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था अपना, यहाँ पर 6 पॉइंट हो गया था, ये है अपना 7वां पॉइंट, ठीक है। 8वां पॉइंट है अपना कि विलियम वुंट व उसके अनुयायी संरचनावादी कहे जाते हैं। जो विलियम वुंट है और उन विलियम वुंट के जो अनुयायी है ना, वो क्या कहलाते हैं, संरचनावादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरचनावादी कहलाते हैं ना, क्योंकि इन्होंने संरचनावाद संप्रदाय को अस्तित्व में लाया था, है ना। संरचनावाद संप्रदाय को ये अस्तित्व में लाए थे, इसलिए ये क्या कहे जाते हैं, संरचनावादी कहे जाते हैं, ठीक है। संरचनावाद को आत्मनिरीक्षण, ठीक है, तथा अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। संरचनावाद को किस नाम से जाना जाता है, तो आत्मनिरीक्षण और अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट नंबर 8 था। पॉइंट नंबर 9 है अपना, चेतना पर सर्वाधिक कार्य या अध्ययन व प्रयोग विलियम वुंट ने किया है। भाई जो उसका प्रतिपादन किए करेगा वही तो उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेगा, है ना। तो चेतना पर सर्वाधिक कार्य या सर्वाधिक अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो विलियम वुंट है। क्लियर है, चेतना पर सर्वाधिक कार्य या उसके बारे में अध्ययन या उसके बारे में प्रयोग करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, विलियम वुंट है, ठीक। फिर है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है कि इस संप्रदाय को निर्मितवाद व निर्माणवाद की संज्ञा दी गई। बिल्कुल आपको याद रखना है कि निर्मितवाद, ठीक है, निर्मितवाद व निर्माणवाद की संज्ञा किस संप्रदाय को दिया गया है, निर्मितवाद व निर्माणवाद की संज्ञा किस संप्रदाय को दिया गया है, तो किस संप्रदाय को दिया गया है, संरचनावाद संप्रदाय को दिया गया है, जिसका प्रतिपादन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो विलियम वुंट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगली पॉइंट अगर हम देखें तो विलियम वुंट ने इस संप्रदाय के द्वारा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, ठीक है। इस संप्रदाय के द्वारा जो विलियम वुंट है वो मनोविज्ञान को क्या बनाया, प्रयोगात्मक बनाया। इसलिए विलियम वुंट को विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो विश्व के प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, विलियम वुंट है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, प्रयोगशाला क्या किया था, ये निर्मित किया था, ठीक है ना। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये क्या किए थे, प्रयोगशाला का निर्माण किए थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और इनको प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक
भी बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगली पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस प्रकार ये जो आपका प्रयोगात्मक है ना, मतलब संरचनावाद जो संप्रदाय है वो आपका खत्म होता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि टीचनर ने चेतना का 3 तत्व बताया है। टीचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, टीचनर के अनुसार, टीचनर के अनुसार चेतना के तत्व, चेतना के तत्व, तो चेतना के कितने तत्व होते हैं? तो 3 तत्व होते हैं। ठीक है, कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से वो 3 तत्व हैं? तो आपको याद रखना है 3 तत्वों के बारे में। पहला जो होता है, पहला जो तत्व होता है उसको बोला जाता है भाव। पहला होता है भाव। दूसरा होता है प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। और तीसरा जो होता है, तीसरा, इसको हम बोलते हैं संवेदना। तीसरा होता है संवेदना। ठीक है, तो टीचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व होते हैं? तो 3 तत्व होते हैं। पहला होता है भाव, दूसरा होता है प्रतीक चिन्ह, और तीसरा होता है संवेदना। संवेदना को मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, संवेदना को क्या बोला जाता है? मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो शुरुआत में क्या होता है भाई? संवेदना, संवेदना से ही क्या करता है वो? ज्ञान प्राप्त करता है ना। तो इसलिए मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किनको बोला जाता है? तो संवेदना को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभी हम लोग का संरचनावाद संप्रदाय ही चल रहा है। ठीक है, अगली पॉइंट है उसका, मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला। मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने अपने शिष्य टीचनर की सहायता से जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थित लिपजिंग विश्वविद्यालय, वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, में 1879 में ईस्वी में किया था। ठीक है, देखिए भाई, मैं शुरू में ही आपको शुरू क्लास में ही बता चुका हूँ है ना, कि विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन सा है? तो विश्व का प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी स्थापना करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? तो विलियम वुंट है। तो विलियम वुंट ने अपने शिष्य टीचनर की सहायता से उन्होंने क्या किया? सन 1879 में जर्मनी का एक शहर था लिपजिंग, वहाँ पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला का क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगली पॉइंट है अपना, तो विलियम वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बताई है। विलियम वुंट ने चेतना की कितनी विशेषता बताई है? तो 2 विशेषता बताई है। कौन कौन सा? तो तीव्रता, पहला तीव्रता, और दूसरा क्या है? गुण। पहला है चेतना, है चेतना की 2 विशेषता है, पहला है तीव्रता और दूसरी क्या है? गुण। ठीक है, लेकिन उनके शिष्य है टीचनर, उन्होंने चेतना के 2 और विशेषता बताए। विलियम वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बताया, उसका जो शिष्य है वो 2 और विशेषता बताए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी विशेषता हो गई? 4। तो याद रखना है कि विलियम वुंट ने चेतना की कितनी विशेषता बताई है? 2 विशेषता। नाम भी आपको याद रखना है, कौन कौन सा? तीव्रता और गुण। टीचनर ने 2 और विशेषता उसमें जोड़ा, तो कितना हो गया? 4। तो तीव्रता और जो गुण था ये तो विलियम वुंट के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? अवधि और स्पष्टता। ठीक है, अवधि और स्पष्टता, ये 2 गुण, 2 उसमें विशेषता और जोड़ दिया। किसने? टीचनर ने। किसमें? तो चेतना में। ठीक है, तो चलिए बताइए, विलियम वुंट के द्वारा
विलियम वुंड के द्वारा चेतना की कितनी विशेषताएं बताई गई है? तो कितनी विशेषता बताई गई है? 2 विशेषता बताई गई है। पहला कौन सा? पहला कौन सा? पहला होता है तीव्रता। पहला होता है तीव्रता। दूसरा क्या होता है? गुण। पहला तीव्रता, दूसरा गुण। अकॉर्डिंग टू टीचनर उन्होंने 2 और जोड़ा, तो कुल कितना हो गया? 4। पहला क्या था? पहला क्या था? तीव्रता। दूसरा क्या है? गुण। तीसरा क्या है? तो तीसरा है समय या अवधि बोला जाता है। और चौथा क्या होता है? स्पष्टता। इस प्रकार चेतना के 4 विशेषता होती है अकॉर्डिंग टू टीचनर। आगे बढ़ते हैं। विलियम वुंट ने भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। इसको आपको याद रखना है। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? तो भाव का त्रिविमीय सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंट। कौन है भाई? विलियम वुंट है। ठीक है। भाव का अध्ययन 3 विमाओं में स्थित है। ठीक है। त्रिविमी, त्रिविमी मतलब कितनी? 3 उसकी विमाएं होती है। पहली जो विमा होता है उसको बोलते हैं सुखद दुखद। ठीक है। भाव, हम लोग जो भाव व्यक्त करते हैं तो कभी कभी अपने को दुख का अनुभव होता है, कभी कभी सुख का अनुभव होता है, तो उसी को लिखा गया है सुखद दुखद। पहला ये क्या है? इसकी बीमा है। दूसरी बीमा जो है वो है तनाव नियंत्रण। भाव ही है एक प्रकार का। हम लोग जब तनाव में रहते हैं, है ना, तो नियंत्रण उसमें करना, नियंत्रण करना और तनाव में रहना 2 अलग अलग बातें हैं, है ना। तो तनाव हो गया और नियंत्रण, ये उसकी दूसरी बीमा हुई। और जो तीसरी बीमा होती है वो होती है उत्तेजना व शांत। उत्तेजना और शांत, तो ये है इसकी तीसरी बीमा। ठीक है। और अर्थ के संदर्भ में इस सिद्धांत का अगर प्रतिपादन है वो किसने किया है? विलियम वुंड के शिष्य टीचनर ने किया है। ठीक है। तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से और भी आगे की क्लास को अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पहला संप्रदाय था, पहला संप्रदाय क्या? संरचनावाद। संरचनावाद का संप्रदाय, है ना, जिसको किसके द्वारा दिया गया था? विलियम वुंड के द्वारा। ये खत्म होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे दूसरा संप्रदाय। तो दूसरा संप्रदाय है अपना कौन सा? प्रकार्यवाद संप्रदाय। क्या है? प्रकार्यवाद संप्रदाय। ठीक है। तो देखते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय को कार्यात्मकवाद, क्या बोलते हैं भाई? कार्यात्मकवाद और कार्यवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कार्यात्मकवाद या कार्यवाद संप्रदाय बोला जाता है। ठीक है। कार्यवाद या फिर कार्यात्मकवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रतिपादन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं। देखो 1895 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स ने अनौपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है। ठीक है। प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो विलियम जेम्स है। कब किया है? 1895 में किया है। कहाँ किया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया है अनौपचारिक रूप से। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग बात करें, तीसरी पॉइंट है, तो इस संप्रदाय की मूल विषय वस्तु चेतना के कार्य है। उसमें मुख्य विषय वस्तु क्या थी? इससे पहले पढ़े थे जो संरचनावाद, उसमें चेतना था, और यहाँ पर चेतना के कार्य को इसका विषय वस्तु बनाया गया है। ठीक है। इस संप्रदाय की मूल विषय वस्तु क्या है? चेतना के कार्य है, अर्थात चेतना के कार्यों पर सर्वाधिक बल दिया गया है। चेतना किस प्रकार से कार्य को संपादित करता है, किस किस प्रकार के कार्य को नियंत्रण करता है, इसके बारे में जोर दिया गया है प्रकार्यवाद में। ठीक है। प्रकार्यवाद संप्रदाय में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, 3 पॉइंट हो गए हैं ना, चौथा पॉइंट। ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है अपना
संरचनावाद संप्रदाय की आलोचना करते हुए विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद संप्रदाय की नींव रखी। ठीक है, याद करो, मैं जब संरचनावाद संप्रदाय बता रहा था तो वहां पर प्रबल आलोचक के तौर पे कौन थे? विलियम जेम्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स, है ना। तो उन्होंने संरचनावाद संप्रदाय का आलोचना किया और उसी के आलोचना करते हुए उन्होंने क्या किया? प्रकार्यवाद संप्रदाय का नींव रखा। ठीक है, फिर है अगली पॉइंट। तो यह संप्रदाय अंतर्निरीक्षण विधि व प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। यह संप्रदाय किस पर बल देता है? तो यह अंतर्निरीक्षण विधि व प्रत्यक्षीकरण पर क्या करता है? बल देता है। अगली बात है इसकी व्याख्या, नाम, पहचान प्रत्यक्षीकरण के मुख्य स्रोत हैं। देखो भाई, प्रत्यक्षीकरण, यह संप्रदाय अंतर्निरीक्षण विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। प्रकार्यवाद है वो अंतर्निरीक्षण विधि और प्रत्यक्षीकरण पर क्या है? बल देता है। अंतर्निरीक्षण विधि व प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। ठीक है, ये व्याख्या, नाम, पहचान प्रत्यक्षीकरण के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण का मुख्य स्रोत कौन है? तो व्याख्या है, नाम है और क्या है? पहचान है। ये सब क्या है? प्रत्यक्षीकरण के मुख्य स्रोत हैं। अगली बात हम लोग देखें तो प्रश्नावली, अनुसूची, मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रकार्यवाद की ही देन है। ठीक है, कौन कौन सा चीजें? तो प्रश्नावली है, अनुसूची है, मानसिक परीक्षण है ना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वस्तुनिष्ठ उपकरण, ये सब प्रकार्यवाद की ही देन है। अगला पॉइंट है अपना प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। प्रतिपादन करने वाले कौन थे? विलियम जेम्स। और उनके समर्थक कौन रहे? उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? तो जॉन डीवी। ठीक है, जो कि अमेरिकन दार्शनिक थे। आगे चलकर यह संप्रदाय दो शाखाओं में बट गया भाई। ठीक है, प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है वो आगे चलकर कितने भागों में बटा? दो भागों में। उसका प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक का नाम विलियम जेम्स है। उसके समर्थक कौन थे? तो जॉन डीवी थे, है ना। और आगे चलकर ये जो संप्रदाय है वो कितने भागों में बटा? तो दो भागों में बटा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर जोर देता है। यह संप्रदाय है वो पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर, किस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है वो उपयोगी होता है उस पर ये क्या करता है? जोर देता है। अगला है बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण इसी संप्रदाय द्वारा किया गया था। बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसी संप्रदाय, प्रकार्यवाद संप्रदाय के द्वारा किया गया। अगली पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यह विलियम जेम्स की विचारधारा पर आधारित संप्रदाय है। भाई उसका प्रतिपादन किया है विलियम जेम्स ने, क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो जाहिर सी बात है वो किनका विचारधारा होगा? उसमें विलियम जेम्स का विचारधारा होगा, है ना। तो उसी की बात हुई है कि यह विलियम जेम्स की विचारधारा पर क्या होता है? आधारित संप्रदाय होता है। यह संप्रदाय, अगली पॉइंट है, यह संप्रदाय साहचर्य के नियम पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? तो यह नियम साहचर्य के नियम पर क्या है? जोर देता है। अगली पॉइंट है उद्दीपन से क्रियाओं की शुरुआत होती है। उद्दीपन से ही क्या होती है? क्रियाओं की शुरुआत होती है। उद्दीपन समझते हैं? उद्दीपन मतलब जैसे कि मान लीजिए जाए, ऐसा भाव बोलना चाहिए जैसे कि मान लीजिए जाए आपको भूख लग रहा है ना। भूख लग रहा है तभी आप खाओगे। खाना मतलब एक प्रकार का कार्य है। आपको प्यास लग रहा है तभी आप पानी पियोगे। मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए क्या रहेगा? उद्दीपन रहेगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहेगा, तभी क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, क्रिया करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, उसी को बोला गया है कि उद्दीपन से ही क्रियाओं की क्या होती है? शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देख लेते हैं कि प्रकार्यवाद, अभी मैं बताया था कि प्रकार्यवाद को दो भागों में बांटा गया। आगे चलकर जो प्रकार्यवाद है वो दो भागों में बटा, तो उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रकार्यवाद है, ठीक है, प्रकार्यवाद है वो कितने कितने दो भागों में बटा है उसको देखते हैं, है ना। प्रकार्यवाद का पहला जो भाग है वो होता है शिकागो प्रकार्यवाद, और जो दूसरा होता है वो होता है कोलंबिया प्रकार्यवाद। ठीक है,
पहला क्या होता है, शिकागो प्रकार्यवाद, और दूसरा क्या होता है, कोलंबिया प्रकार्यवाद। तो जो कोलंबिया अगर हम लोग बात करें शिकागो प्रकार्यवाद की, तो इसके समर्थक कौन थे, तो इनके समर्थक थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो इसके प्रतिपादन करने वाला भी मनोवैज्ञानिक रहा है ना। दूसरा है जॉन डीवी, ये तो पीछे नहीं हटेगा भाई, क्योंकि ये प्रबल समर्थक था, जान रहे हो, है ना। और तीसरा इसके समर्थक थे हार्व ए कार, हार्व ए कार। चौथा इनके समर्थक थे ईजी बोरिंग, कौन थे, ईजी बोरिंग थे। और अगले थे जेम्स आर एंजिल। तो ये सब किसको मानने वाले थे, तो शिकागो प्रकार्यवाद को मानने वाले थे, उनके समर्थक थे। दूसरा इसका भाग था वो था कोलंबिया प्रकार्यवाद। तो इसके समर्थक कौन थे, तो वुडवर्थ थे, कौन थे, वुडवर्थ। और दूसरे थे थॉर्नडाइक। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। वुडवर्थ और थॉर्नडाइक कोलंबिया प्रकार्यवाद के क्या थे, समर्थक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकार्यवाद को कितने भागों में बांटा गया था बताओ, 2 भागों में। ठीक है, कितने भाग थे इसके, 2 भाग थे। आगे देखते हैं समर्थनकर्ता के बारे में, है ना। तो जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, है ना, एंजिल, वुडवर्थ, कैटल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सब प्रकार्यवाद के समर्थक के तौर पे जाने जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार हमारा दो जो संप्रदाय है वो खत्म हुआ। पहला जो संप्रदाय था हम लोग देखे थे संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद जो संप्रदाय है उसके प्रतिपादन करता है ना, वो कौन थे, विलियम वुंट। और प्रकार्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम जेम्स थे। आगे चलकर वो 2 शाखाओं में बटा, शिकागो प्रकार्यवाद और कोलंबिया प्रकार्यवाद। कोलंबिया वालों को कितने भागों में उसके समर्थनकर्ता कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे, और एक और कौन थे, वुडवर्थ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा, व्यवहारवाद संप्रदाय। तीसरा हम लोग देखेंगे किसके बारे में, व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में। ठीक है, व्यवहारवाद संप्रदाय देखते हैं, व्यवहारवाद संप्रदाय क्या होता है। तो सन 1913 ईस्वी में, ठीक है, सन 1913 ईस्वी में जेबी वाटसन ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया। ठीक, तीसरा जो हमारा संप्रदाय है उसका नाम है व्यवहारवाद संप्रदाय। और व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक मतलब उसके प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो जेबी वाटसन से, बिल्कुल याद रखना है आपको, कौन थे भाई, जेबी वाटसन। कब किए, 1913 में। कब किए, 1913 में। चलिए एक बार और देखते हैं, व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो किसने किया, जे बी वाटसन। कब किया, 1913 में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय को अनुभूतिवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अनुभूतिवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात है इसकी कि मूल व्यवहारवादी, ठीक है, बी एफ स्किनर को माना जाता है। देखो मूल व्यवहारवादी किसको माना जाता है, तो बी एफ स्किनर को माना जाता है। मूल व्यवहारवादी किनको बोला जाता है, बी एफ स्किनर। स्किनर आप याद रखना, है ना। मूल व्यवहारवादी किनको माना जाता है, स्किनर को माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, जे बी वाटसन के अनुसार, जे बी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। अतः इसकी विषय वस्तु केवल व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन केवल केवल वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। देखो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं संरचनावादी संप्रदाय, मतलब संरचनावाद संप्रदाय, और दूसरा पढ़े थे प्रकार्यवाद संप्रदाय।
उसमें किसको माना गया था, इसमें किसको माना गया है, विषय वस्तु व्यवहार को माना गया है। याद करिए, जो पहला हम लोग संप्रदाय पढ़े थे, कौन सा संप्रदाय पढ़े थे, संरचनावाद, उसमें किसको माना गया था, चेतना को। और दूसरा पढ़े थे प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद में किसको विषय वस्तु माना गया था, तो चेतना के कार्य को माना गया था। इसमें किसको माना जाता है, तो इसमें विषय वस्तु माना जाता है व्यवहार को। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जे बी वाटसन जी बोलते हैं कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु केवल और केवल क्या हो सकती है, व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं हो सकती। उनका मानना ये था। ठीक है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन केवल वस्तुनिष्ठ प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, तो वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को जन्म दिया। आगे हम लोग देखेंगे ये सब शब्दों का भी रोल है ना। अगली पॉइंट है, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा व्यवहारवाद संप्रदाय ने दिया। देखो, मनोविज्ञान भी विज्ञान का ही एक क्या है, अंग है, मतलब मनोविज्ञान भी विज्ञान ही है, समझो, है ना। इसका दर्जा किसने दिलवाया, तो व्यवहारवाद संप्रदाय ने दिलवाया। ठीक है, फिर है, इस संप्रदाय में अनुबंधन विधि, परीक्षण विधि, अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि को अपनाया गया। देखो भाई, कौन कौन सा, व्यवहारवाद संप्रदाय में कौन कौन से विधि के बारे में पढ़ा जाता है, तो इसमें पढ़ा जाता है अनुबंधन विधि के बारे में पढ़ा जाता है, परीक्षण विधि के बारे में पढ़ा जाता है, अवलोकन विधि के बारे में पढ़ा जाता है, और निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, अगली पॉइंट है, इस संप्रदाय में पावलाव पावलाव स्किनर, गुथरी, टॉलमैन, है ना, ये जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपना प्रभावी योगदान दिया है। क्लियर है, व्यवहारवाद जो संप्रदाय है, इसमें ये जो वैज्ञानिक है, उनको आपको याद रखना है, पावलाव, है ना, आगे पता चलेगा इन्होंने डॉग पर क्या किया था, प्रयोग किया था, है ना, पावलाव ने, है ना। स्किनर और गुथरी, टॉलमैन, है ना, ये सब जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपना योगदान या प्रभावी योगदान, बहुत अच्छे से योगदान दिया था इस संप्रदाय में। ठीक है, फिर अगली पॉइंट है, सन 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ये बुक का भी नाम आपको याद रखना है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, विलियम मैकडूगल। और इन्होंने अपने उस बुक में सबसे पहले किसके बारे में बताया, तो व्यवहार के बारे में बताया। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताया था, इसको आपको याद रखना है, मूल व्यवहारवादी स्किनर को बोला जाता है ना। देखो, व्यवहारवादी तो सब हैं, ये पावलाव भी है, स्किनर भी है, गुथरी भी है, टॉलमैन भी है, विलियम मैकडूगल है, समझो, है ना। इसके अलावा जो उसको प्रतिपादक थे उनका, है ना, प्रतिपादक कौन थे, जेबी वाटसन, वो भी थे। लेकिन जो मूल व्यवहारवादी है वो कौन थे, मूल व्यवहारवादी थे कौन, स्किनर। आपको याद रखना है कौन थे मूल व्यवहारवादी, स्किनर थे। क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वाटसन द्वारा लिखी गई कुछ बुक देखते हैं, है ना। वाटसन द्वारा लिखी गई पुस्तकें, वाटसन द्वारा लिखी गई पुस्तकें, पुस्तकें, तो पहला जो बुक है, ठीक है, पहला जो बुक है वो है आपका मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार की, यहां पर लिख देता हूं, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार की एक, की
एक तुलनात्मक तुलनात्मक अवधारणा, ये पहला उनका बुक है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। ठीक है, ये बुक कब लॉन्च हुआ था? तो 1914 में।